नमस्कार मित्रों, मैं जीसी पांडे पॉलिटिकल साइंस की क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ फिर आपके सामने हूं। आप लोग पॉलिटिकल साइंस के अलग अलग सेटों की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में हम अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस ले रहे हैं। ऐसे सब्सक्राइबर्स जो चैनल पर नए हैं, ठीक है, और जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है, कुछ दिन पहले ज्वाइन किया है, वे प्लेलिस्ट में जाएं। क्वेश्चन प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट अलग है और थ्योरी की क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग है। उस प्लेलिस्ट में जाकर के जो पुराने वीडियोस हैं उनको भी देख सकते हैं, जिससे उनके जो पीछे वाले कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होंगे। और जो पीछे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई है, ये अगर 33 सेट है आपका, तो जाहिर सी बात 32 सेट्स जो है आपके वो पीछे हैं, तो उनके सेट्स को भी आप लोग एक बार सॉल्व कर लें। उनसे भी काफी कुछ आपका रिवीजन बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो दरअसल एक जो हमारा 100, 150 के ऊपर के सेट जो है आपके होंगे, उनके माध्यम से हम लगभग पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि जो अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो जो पीछे क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने कराई वो आपका छूट जाए, ठीक है। तो उन पीछे के सेट्स को करने के लिए भी आप लोग प्लेलिस्ट पे जाइए और प्लेलिस्ट के एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जितने भी सेट हैं सबको आप एक तरह से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और उनसे काफी कुछ आपको बढ़िया करने को मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन प्रैक्टिस को। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन हम आप जान रहे हैं कि हम इसको टीजीटी के लिए करा रहे हैं, पीजीटी के लिए करा रहे हैं, नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स के लिए करा रहे हैं, यहां तक कि जो एमपीपीएससी वर्ग सेकंड वाले हैं उनके लिए भी करा रहे हैं और बीपीएससी के लिए भी हम फोकस कर रहे हैं। लगभग अब ये है कि सबकी क्वेश्चन प्रैक्टिस लगभग एक जैसी ही है, बस थोड़ा सा जो है कह सकते हैं स्टैंडर्ड का थोड़ा अप डाउन है और क्वेश्चंस के प्रोफार्मा में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसीलिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस में केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं, जबकि आपके कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर है तो क्वेश्चन को कैसा भी घुमाया जाएगा, सरल क्वेश्चन होगा, टफ क्वेश्चन होगा, थोड़ा घुमा के आएगा या सीधे आएगा, आप उसको कर लेंगे। लेकिन अगर आप केवल रटे रहेंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। आइए फिलहाल तो आज का सेट देखते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है उसमें निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है। सर्वव्यापकता, स्थायित्व, अविभाज्यता, जनसंख्या। सर्वव्यापकता, स्थायित्व, अविभाज्यता और जनसंख्या। कह रहा है कि कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है। संप्रभुता की विशेषता नहीं है। तो संप्रभुता की विशेषताओं में आपके पास चार ऑप्शन है, सर्वव्यापकता, स्थायित्व, अविभाज्यता और जनसंख्या। इसमें आंसर क्या होगा भाई? इसमें आंसर होगा जनसंख्या। क्या होगा आंसर? जनसंख्या। जनसंख्या जो है वो संप्रभुता की विशेषताओं में नहीं आती है। कैसे? दरअसल जो हमारे संप्रभुता की जो विशेषता है या संप्रभुता की जो परिभाषा है, उस संप्रभुता की परिभाषा के अनुसार, ठीक है, और किसके? संप्रभुता के स्पेशली कानूनी सिद्धांत के अनुसार क्या क्या आता है इसमें? पूर्णता आती है, सार्वभौमिकता आती है, अद्वितीयता आती है, स्थायित्व आता है और अविभाज्यता, ठीक है। यानी संप्रभुता कैसी है? संप्रभुता पूर्ण होती है, संप्रभुता सार्वभौमिक होती है, संप्रभुता किसी को दी नहीं जा सकती है, ठीक है, आधी अधूरी नहीं हो सकती है, स्थायित्व तो होता है, तत्काल या तुरंत या, ठीक है, अनस्टेबिलिटी वाली कोई बात नहीं हो सकती इसमें, और साथ में आधी अधूरी नहीं हो सकती, अविभाज्य नहीं हो सकती, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये संप्रभुता के का जो कानूनी सिद्धांत है ये कहता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें कि कौन संप्रभुता का भाग नहीं है, तो वहां पर आपको राज्य को समझना होगा। राज्य क्या कहता है आपका? राज्य का जो अंग होता है, राज्य के चार अंग बताए गए हैं, उनमें जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है और संप्रभुता है। अब अगर क्वेश्चन में देखें आप, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है। तो क्या हो जाएगा भाई? इसमें जनसंख्या जो ये आप देख रहे हैं विकल्प, ये इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये जनसंख्या जो है वो राज्य का अंग है, जबकि ये तीनों किसके हैं? किसके भाग हैं? संप्रभुता की विशेषताओं में आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से यह किसका वक्तव्य है? निम्नलिखित में से यह किसका वक्तव्य है? संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। निम्नलिखित में से यह किसका वक्तव्य है? संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित की सर्वोच्च शक्ति है। अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। जे बोंदा, एच गार्डनर, हेराल्ड लॉस्की, अयातुल्ला रुहल्ला खुमैनी। बताइए भाई, बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है ये, और ये स्टेटमेंट आप लोग बताइए भाई किसका है? ये स्टेटमेंट होगा जे बोंदा का। जे बोंदा का आप जानते हैं, जे बोंदा को क्या कहते हैं हम? बेसिकली यह संप्रभुता का जनक माना जाता है। संप्रभुता का जनक माना जाता है, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं ये फ्रांस का दार्शनिक था, राजनीतिक दार्शनिक था, ठीक है। और जो है अपनी जो इसकी बुक थी वो भी काफी पॉपुलर बुक थी, और इसी आधार पर इनको जो है संप्रभुता का जनक माना जाता है, ठीक है। तो ये उन्हीं का स्टेटमेंट था, किसका? जे बोंदा साहब का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सिद्धांत एक तत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है? एक तत्ववादी, या इसी को क्या कह सकते हैं आप? एकलवादी। क्या कह सकते हैं? एकलवादी संप्रभुता का विरोधी है। संप्रभुता का विरोधी है। कौन सा सिद्धांत एक तत्ववादी या एकलवादी संप्रभुता का विरोधी है? समाजवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद, उदारवाद। बताइए भाई, समाजवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद या उदारवाद? अरे भाई सभी जानते हैं कि एकलवाद, जो एकलवाद है, इस एकलवाद का अपोजिट कौन है? इस एकलवाद का अपोजिट कौन है भाई? बहुलवाद है। क्या होगा? बहुलवाद है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी बहुलवाद, ठीक है। बहुलवाद। एकलवाद क्या कहता है? एकलवाद राज्य को सब कुछ मानता है। एकलवाद राज्य को इसके लिए निरंकुश भी मानता है। वह मानता है कि राज्य के अलावा कुछ नहीं है, राज्य के ऊपर कुछ नहीं है, राज्य के नीचे कुछ नहीं है, राज्य सब कुछ है। जबकि यानी राज्य की शक्ति भी असीमित है। जबकि जो बहुलवाद है, बहुलवाद क्या मानता है? बहुलवाद ये कहता है कि नहीं, राज्य की शक्ति को सीमित किया जा सकता है, और राज्य की शक्ति जो है वो सीमित होनी चाहिए, क्योंकि वह निरंकुशता का विरोधी है। वह निरंकुशता का क्या है? विरोधी है, ठीक है। तो ऐसे में जो इसका एकलवाद का या एक तत्ववाद सी संप्रभुता का विरोधी कौन हो जाएगा? बहुलवाद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुलवादी पक्ष में है, जो बहुलवादी यानी प्लूरलिस्ट, ठीक है, के बहुलवादी पक्ष में है राज्य को समाप्त करने के, राज्य विहीन करने के। अभी मैंने समझाया है, बिल्कुल उसी से कुछ निकल जाएगा आपको सीधे एकदम। बहुलवादी पक्ष में है राज्य को समाप्त करने के, राज्य विहीन समाज के, राज्य की शक्तियों को कम करने के, राज्य की शक्तियों को और बढ़ाने के। आंसर क्या हो जाएगा भाई? ठीक है ना। जो एकलवादी हैं वे राज्य की शक्ति को असीमित करते हैं, यहां तक कि राज्य को निरंकुश बनाने की सीमा तक जा सकते हैं। लेकिन जो बहुलवादी हैं वे कहते हैं नहीं, राज्य ही सब कुछ नहीं है, बल्कि जो राज्य से संबंधित अन्य संस्थाएं हैं, अन्य इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, वो भी महत्वपूर्ण है। राज्य अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन राज्य ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। वह राज्य की शक्ति को सीमित कम नहीं करना, खत्म नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि राज्य की शक्ति को सीमित रखा जाए। क्योंकि अगर किसी चीज को, किसी भी संस्था को असीमित शक्ति दे दी जाती है तो वह उस संस्था के निरंकुश होने का भय रहता है, और इतिहास इसका गवाह है, ठीक है। तो क्या करते हैं? राज्य की शक्तियों को कम करना या राज्य की शक्तियों को सीमित करना चाहते हैं। कौन? बहुलवादी यानी प्लूरलिस्ट, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी विचारक यानी प्लूरलिस्ट नहीं है? GDH कोल, जॉन ऑस्टिन, E बार्कर, HJ लॉस्की। ठीक है, क्या कह रहा है? कौन बहुलवादी विचारक नहीं है? GDH कोल, जॉन ऑस्टिन, E बार्कर, HJ लॉस्की। कौन नहीं होगा भाई इसमें? बहुलवादी विचारक नहीं है, ठीक है। कौन नहीं है?
आंसर हो जाएगा इसमें बी, जॉन ऑस्टिन। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, यानी जॉन ऑस्टिन। दरअसल जॉन ऑस्टिन एकलवादी विचार का समर्थक है, ठीक है, एकलवादी विचार का समर्थक है, कानूनी प्रभुसत्ता की बात करता है, जबकि GDH कोल, ई बार्कर, HJ लॉस्की ये सब क्या हैं? बहुलवादी विचारक हैं। अगर हम प्रमुख बहुलवादी विचारकों की बात करें तो प्रमुख बहुलवादी विचारकों में लियो ड्यूग्बी, ह्यूगो क्रैब, हेराल्ड लॉस्की, अर्नेस्ट बार्कर, AD लिंडसे, रॉबर्ट M मैकाइबर और हीगल, इसी के साथ साथ रूसो भी आता है। ये सब कौन है? प्रमुख बहुलवादी विचारक हैं, जबकि जॉन ऑस्टिन जो है वो क्या है? एकलवादी विचार का प्रवर्तक है। और यहां तक कि हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है जो आगे आप ही समझ लीजिए कि बहुलवादी विचारधारा को सबसे पहले किसने दिया और एकलवादी विचारधारा को सबसे पहले किसने दिया। तो जो बहुलवादी विचारधारा है उसको सबसे पहले किसने दिया था? ओटो वान ने दिया था। इनका पूरा नाम है ओटो वान गियर्क। ओटो वान गियर्क सबसे पहले जो है बहुलवादी विचारधारा को इन्होंने दिया था। लेकिन इन्हीं के साथ साथ एक और भी थे साथ में, मेटलैंड। कौन थे? मेटलैंड, ठीक है। तो ओटमान गियर्क और मेटलैंड, इन्होंने ही सबसे पहले इस बहुलवादी विचार को क्या किया था? इस बहुलवादी विचार को दिया था, ठीक है। लेकिन अगर हम एकलवादी विचार की बात करें तो उसमें जॉन ऑस्टिन आते हैं। जॉन ऑस्टिन एकलवादी संप्रभुता के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। जबकि तो जाहिर सी बात है इसमें कि क्या हो जाएगा आंसर? जॉन ऑस्टिन हो जाएगा, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्टिन की प्रभुता या संप्रभुता, ऑस्टिन की संप्रभुता के सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो बहुलवाद और एकलवाद पर आधारित ही करेंगे। कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हैं जिनको हम कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट सेट होगा उसमें ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि स्टार्टिंग में आपको टॉपिक बता दे कि जो है आज हम किस टॉपिक से क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑस्टिन की संप्रभुता के सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व कौन सा है? यह निरंकुश है, यह विभाज्य है, यह निरंकुश नहीं है। ऑस्टिन की संप्रभुता के सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व पूछ रहा है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व, यह निरंकुश है, यह विभाज्य है, यह निरंकुश नहीं है, और क्या कह रहा है? व्यक्ति को विद्रोह करने का अधिकार है। व्यक्ति को विद्रोह करने का अधिकार है। अब अगर आप जो है ऑस्टिन को समझें तो अभी हमने बताया आपको कि ऑस्टिन क्या है? ऑस्टिन एकलवाद का समर्थक है। ऑस्टिन एकलवाद या एकलवादी संप्रभुता का समर्थक है या उसका प्रवर्तक है। और एकलवादी संप्रभुता कहती क्या है? कि राज्य ही सब कुछ है, यानी राज्य की निरंकुशता का भी वो समर्थन करता है। राज्य की निरंकुशता का भी समर्थन करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जबकि जो बहुलवाद है वह राज्य की निरंकुशता का समर्थक नहीं बल्कि राज्य की शक्ति को सीमित करने पर जोर देता है, राज्य की शक्ति को विभाजित करने पर जोर देता है। वह चाहता है कि केवल एकमात्र राज्य को ही महत्व न दिया जाए। राज्य ही सब कुछ नहीं है, यद्यपि राज्य के बिना भी कुछ नहीं है, लेकिन राज्य की जो अन्य संस्थाएं हैं उनको भी महत्व दिया जाए, ठीक है। जैसे आजकल जो है हम एक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट लाते हैं, राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट लाते हैं। तो राष्ट्रवाद का मतलब यह नहीं हुआ कि केवल राष्ट्र ही सब कुछ है और राष्ट्र के लिए सब कुछ को खत्म किया जा सकता है, नहीं। अन्य संस्थाएं जैसे कि विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इनकी भी अपनी भूमिका होती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो तत्व है वो क्या है? यह निरंकुश है। कौन? ऑस्टिन की संप्रभुता। और ऑस्टिन की संप्रभुता कौन सी है? एकलवाद, ठीक है, एकलवाद। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक था? निम्न में से कौन संप्रभुता के
बहुलवादी सिद्धांत, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक था, पहला प्रवर्तक था जिसने क्या किया, बहुलवादी संप्रभुता को दिया। H.J. लॉस्की, ज्याबोंदा, मैकाइबर, ओटो वान गियर्क, ओटो वान गियर्क। अभी हमने इससे पहले कुछ क्वेश्चन से पहले हमने आपको बताया था कि जो बहुलवादी सिद्धांत है, संप्रभुता का जो बहुलवादी सिद्धांत है, उस बहुलवादी सिद्धांत को सबसे पहले किसने दिया था, ओटो वान गियर्क, ओटो वान गियर्क। लेकिन ओटो वान गियर्क के साथ साथ इसमें एक और कौन से थे, ओटो वान गियर्क के साथ साथ मैकलैंड भी थे। कौन थे, ठीक है, मैकलैंड भी थे, ठीक है। और ओटो वान गियर्क के साथ साथ कौन थे, सॉरी इसमें थोड़ा गलत लिख दिया हमने, ओटो वान गियर्क के साथ जो है वो ठीक है, ओटो वान गियर्क के साथ साथ जो इसमें जो आते हैं वो मैकलैंड आते हैं, ठीक है। तो ओटो वान गियर्क और मैकलैंड ये जो दोनों थे, ठीक है, ये क्या थे, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के पहले प्रवर्तक थे। और एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है जिसमें केवल मैकलैंड का नाम दिया गया है, तो वहां पर अगर केवल मैकलैंड दिया गया है तो मैकलैंड हो जाएंगे, अगर केवल ओटो वान गियर्क दिया है तो केवल ओटो वान गियर्क हो जाएंगे। बट अगर दोनों को दिया गया है तो क्या होंगे, ये दोनों होंगे। कि क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछा गया है, इसलिए कॉन्सेप्ट जानिएगा कि इसके प्रथम प्रवर्तक कौन थे, ये थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लॉक बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का, लॉक बहुलवादी ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का विरोधी है, समर्थक है, ना तो विरोधी है ना ही समर्थक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए भाई क्या होगा इसमें, ठीक है। लॉक क्या है, अभी हमने जो नाम लिया था कि बहुलवाद के जो समर्थक हैं, उन बहुलवाद के समर्थकों में कौन कौन आता है, तो उसमें लॉक क्या आएंगे, बहुलवाद के समर्थक आएंगे या बहुलवाद के, लॉक क्या है, बहुलवाद के, भाई लॉक एकलवाद के समर्थक हैं या लॉक बहुलवाद के समर्थक है, बस इतना केवल जानना है आपको। बस जो बहुलवाद के समर्थक थे उनमें कौन कौन था और कौन कौन एकलवाद के समर्थक थे। क्वेश्चन क्या कह, लॉक बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का क्या है, विरोधी है, समर्थक है, ना तो विरोधी है ना तो समर्थक है। बताइए क्या होगा। अभी नाम लिया था हमने दो तीन क्वेश्चन पहले के, दो तीन क्वेश्चन के पहले नाम लिया था हमने आपको। बताइए क्या होगा। लॉक किस में आता है, लॉक ऑस्टिन के संप्रभुता यानी, ठीक है, यानी बहुलवादी संप्रभुता। देखिए ध्यान दीजिए, लॉक बहुलवाद ऑस्टिन के, लॉक बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का, यहां पर क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान समझना होगा, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन गलत है एक्चुअली ये, ठीक है, क्वेश्चन गलत है ये। क्वेश्चन बेटा ऐसे नहीं होगा, मैं इसको सही कर दे रहा हूं एक्चुअल में, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में कंफ्यूजन हो रहा है इसको, ठीक है। क्वेश्चन में से आप इसको हटा दीजिए, ठीक है, अब ये इसका आपको सही मिल जाएगा, ठीक है, नहीं तो ये आंसर गड़बड़ा जाएगा। लॉक को हटा दीजिए नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका सही मिलेगा। क्या कह रहा है, बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का, लॉक को हटा दीजिए नहीं गड़बड़ा जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का विरोधी है, समर्थक है, ना तो विरोधी है ना समर्थक है ना। अभी बताया ही था, बहुलवाद एकलवाद का साफ साफ क्या है, विरोधी है, तो आंसर क्या होगा भाई इसमें, ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इसमें यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, इसकी वजह से मैं भी कंफ्यूज हो गया और शायद आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे। फिलहाल बहुलवाद क्या है, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत यानी एकलवाद, ठीक है, एकलवाद का क्या है, विरोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रभुता की अवधारणा प्रमुखतया कैसी अवधारणा है,
संप्रभुता की अवधारणा मोस्टली कैसी अवधारणा है? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि संप्रभुता की अवधारणा कैसी अवधारणा है। ऑप्शन आपके सामने क्या है? राजनीतिक, विधिक, दार्शनिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो संप्रभुता यानी सोवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये कैसा कॉन्सेप्ट है? पॉलिटिकल, ठीक है, राजनीतिक है, या विधिक यानी अकॉर्डिंग टू लॉ है, या फिर दार्शनिक यानी फिलोसफिकल है, या फिर नन ऑफ द अबव है, ऊपर से कोई नहीं है। कैसी है भाई? संप्रभु सत्ता जो होती है हमेशा कानूनी सत्ता होती है। सत्ता में कौन बैठा है, कितना बलशाली है, कितना ताकतवर है, यह इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट यह होता है कि उसके पास कितनी कानूनी सत्ता है, कानूनी रूपी सत्ता उसके पास कितनी है, इसी के आधार पर संप्रभुता निर्धारित होती है। तो जिसके पास गद्दी पर कौन बैठा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, गद्दी पर जो बैठा है वो महत्वपूर्ण है। यानी उस पर कितना बलशाली व्यक्ति बैठा है इससे महत्वपूर्ण नहीं हो, इससे मतलब नहीं होता, बल्कि इससे मतलब होता है कि उसकी निर्णय क्षमता कितनी है, राज्य की शक्ति कितनी है, उसके पास कानूनी सत्ता कैसी है, इस पर निर्धारित होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं, क्योंकि परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं। अच्छा, यहां ये भी जानेंगे परंपरागत संप्रभुता है क्या? परंपरागत संप्रभुता क्या है? एकलवादी संप्रभुता। कौन सी? एकलवादी संप्रभुता। ये क्या है? परंपरागत संप्रभुता है। बाद में इसी के विरोध में क्या आई? बहुलवादी संप्रभुता आई। जो प्लुरलिस्ट आए वो बाद में आए। तो क्या कहते हैं कि परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य, वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में आड़े आता है, वह जनतंत्र विरोधी है, राज्य जन सेवा का निगम है। अभी समझाया था, आंसर आपको मिल गया होगा। क्योंकि बहुलवाद क्या कहता है कि केवल राज्य ही महत्वपूर्ण नहीं है, राज्य के अतिरिक्त राज्य के अन्य अंग भी महत्वपूर्ण हैं, उनको भी हमें जो है वो इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर? इसमें आपका ए विकल्प हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ए विकल्प हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय संप्रभुता किस में निहित है? लोकप्रिय संप्रभुता, ठीक है, पॉपुलर सोवरेनिटी किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, जनता में, संसद में? बताइए भाई, लोकप्रिय संप्रभुता किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, जनता में, संसद में? आंसर सी, क्या हो जाएगा? जनता। लोकप्रिय संप्रभुता का सोर्स ही क्या होती है? जनता होती है। ठीक है, और दरअसल लोकप्रिय संप्रभुता की कुछ कह सकते हैं अनिवार्य शर्त होती है। उन अनिवार्य शर्तों में क्या क्या आता है? उन अनिवार्य शर्तों में एक तो सबको मतदान का अधिकार हो, यह आता है। ठीक है, जो हमारे विधानमंडल है, विधायिका है, उस पर सर्वसाधारण लोग आसीन हो सकें, यानी चुनकर जा सकें, यह आता है। इसके अलावा इसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का नियंत्रण हो, यह आता है। इसके अलावा जो राज्य के वित्त हैं, राज्य के जो अन्य संस्थाएं हैं, उनका भी जो केंद्र बिंदु हो, सेंट्रल पॉइंट हो, सेंट्रल आइडिया हो, वह भी जनता हो। यानी राज्य जो कुछ भी कार्य करे, संप्रभु रह के राज्य जो कुछ भी कार्य करता है उसमें जनता को वह केंद्र में रखे। ऐसी संप्रभुता को हम क्या कहते हैं? लोकप्रिय संप्रभुता कहते हैं। यानी समस्त शक्तियों का केंद्र अगर राज्य है तो समस्त शक्तियों का आरोपण भी राज्य के लिए ही कहीं ना कहीं होना चाहिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किस राजनीतिक विज्ञानी ने व्यवहारवादी उपागम के राजनीति विज्ञान के अध्ययन में जिम्मेदारी निभाई? किस राजनीति विज्ञानी ने व्यवहारवादी उपागम के राजनीति विज्ञान के अध्ययन में जिम्मेदारी निभाई? व्यवहारवादी उपागम, बिहेवियरल अप्रोच, ठीक है, की जो स्टडी थी उसमें रोल प्ले किया डेविड ईस्टन, कार्ल डायच,
रॉबर्ट ए डेहेल, एमिल बोरेल। एमिल बोरेल। आंसर हो जाएगा इसका डेविड ईस्टन। क्या हो जाएगा आंसर? डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन के बारे में जानिएगा थोड़ा सा। दरअसल व्यवहारवादी विचारकों में डेविड ईस्टन का बड़ा नाम है, महत्वपूर्ण चिंतक हैं ये। इन्होंने ये कहा था कि जो व्यवहारवादी शोध है, जो हमारा जो बिहेवियरल रिसर्च है, ये कहते हैं कि जो ये बिहेवियरल रिसर्च है, व्यवहारवादी शोध है, व्यवहारवादी उपागम है, यह हाड़ मांस का जो यह शरीर बना हुआ है, मनुष्य के बारे में बात करते हैं कि मनुष्य का जो ये हाड़ मांस का शरीर है, इसको ऊंचा उठा करके, यानी इसकी दृष्टि को इस प्रकार से उठाता है कि यह क्या हो जाए, यह जो है जनता के लिए, या कह सकते हैं कि हाड़ मांस के शरीर को इस प्रकार से ऊंचा उठाता है कि पब्लिक उस पर अपने ध्यान को केंद्रित कर सके, या अपने ध्यान को उन पर फोकस कर सके। ठीक है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि यह कहता है कि राज्य और मनुष्यों का एक व्यक्तिगत संबंध है, एक व्यवहारिक संबंध है। राज्य का अस्तित्व नहीं है व्यक्तियों के बिना, मनुष्यों के बिना, जनता के बिना, और जनता का भी अस्तित्व नहीं है राज्य के बिना, नहीं तो फिर प्राकृतिक कानून लागू हो जाएगा। ठीक है, और इस आधार पर, यानी राज्य और जनता के बीच में जो गहरा भावनात्मक संबंध है, इसी आधार पर वह व्यवहारवाद की कुछ विशेषताएं बताता है। क्या बताता है? वह कहता है कि व्यवहारवाद के कुछ उद्देश्य होते हैं, और वास्तव में वह कहता है कि यह व्यवहारवाद के स्तंभ हैं। व्यवहारवाद के स्तंभ में क्या क्या कहता है? इसमें वह कहता है कि इसमें नियमितताएं, इसमें सत्यापन, तकनीक, परिमाणीकरण, मूल्य, क्रमबद्धीकरण, शुद्ध विज्ञान एवं समायोजन। ये कहता है कि यह व्यवहारवाद के एक तरह से उद्देश्य हैं, और यही व्यवहारवाद की प्रमुख रूप से क्या हैं? विशेषताएं भी हैं। ठीक है, विशेषताएं भी हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका डेविड ईस्टन का व्यवहारवादी उपागम का स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लौकिक संप्रभुता का समर्थक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन लौकिक संप्रभुता का समर्थक नहीं है? जॉन ऑस्टिन, रूसो, लॉर्ड ब्राइस, गिलक्राइस्ट। निम्नलिखित में से कौन लौकिक संप्रभुता का समर्थक नहीं है? जॉन ऑस्टिन, रूसो, लॉर्ड ब्राइस, गिलक्राइस्ट। क्या हो जाएगा भाई आंसर? जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन जो है वो लौकिक संप्रभुता का समर्थक ना होकर के, बल्कि वह वैधानिक संप्रभुता या कानूनी संप्रभुता का क्या है? समर्थक है। ठीक है, रूसो, लॉर्ड ब्राइस और गिलक्राइस्ट, ये तीनों क्या हैं? लौकिक संप्रभुता के समर्थक है। ये जो तीनों आप देख रहे हैं, ठीक है, रूसो, लॉर्ड ब्राइस और गिलक्राइस्ट, ये तीनों क्या हैं? ये आपकी लौकिक संप्रभुता के समर्थक है। ठीक है, जबकि जो जॉन ऑस्टिन है, ये क्या है? यह वैधानिक संप्रभुता, या आप कह सकते हैं कानूनी संप्रभुता का समर्थक है। ठीक है, तो आंसर होगा इसमें जॉन ऑस्टिन, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन किस विद्वान से संबंधित है? ठीक है, निम्नलिखित कथन किस विद्वान से संबंधित है? पढ़िए आप लोग। जिस तरह से बिना आत्मविनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता। किससे? आत्मविनाश से। ठीक है, व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता है। एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता है, उसी प्रकार बिना आत्मविनाश के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती है। यानी बिना खुद को नष्ट किए, जैसे पेड़ बिना खुद के नष्ट किए दूसरे पेड़ को अंकुरण का अधिकार नहीं दे सकता है। कह रहा है, ये कह रहा है कि बिना अपने आप खुद को नष्ट किए व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व तो मेरा है ना। जब तक मैं हूं, मेरा व्यक्तित्व मेरा है। बिना मेरे खत्म हुए मेरा व्यक्तित्व किसी को दिया नहीं जा सकता है। उसी तरह कह रहा है कि बिना आत्मविनाश के, बिना खुद को, यानी बिना राज्य को समाप्त किए संप्रभुता भी दूसरे को नहीं दी जा सकती है। यानी जब तक राज्य रहेगा संप्रभुता रहेगी। अगर संप्रभुता समाप्त तो राज्य समाप्त, या राज्य समाप्त तो संप्रभुता समाप्त। ठीक है,
ये कौन है? वास्तव में ये एकलवाद कहता है। ये बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है। कौन कहता है इसको? सीले, लीवर, गार्नर या गेटर? ये स्टेटमेंट है बच्चों लीवर का। लीवर क्या, इसको आप कहीं कहीं लीवर लिखा रहता है तो कहीं कहीं पर लाइवर लिखा रहता है। आप इसको बेसिकली लाइवर ही पढ़िए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये लाइवर के शब्द हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। लेकिन इसी के बारे में, ठीक है, अविखंडनीय संप्रभुता के बारे में, ठीक है, आत्मविनाश से संबंधित संप्रभुता के बारे में गार्नर भी कहता है कुछ। कौन? गार्नर। गार्नर का भी बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है बच्चों, इसको जरा समझ लीजिएगा। क्या कहता है गार्नर? गार्नर कहता है कि संप्रभुता राज्य का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा है। क्या कहता है गार्नर? कि संप्रभुता राज्य का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा है। जिस प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व अदेय है, अदेय मतलब किसी को दिया नहीं जा सकता है, अदेय है और वह किसी दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार राज्य की संप्रभुता भी किसी अन्य को नहीं दी जा सकती है, ठीक है। और इसी बात को एग्जैक्टली थोड़ा सा और अच्छे शब्दों में जो ये लिखा गया है, ये लाइबर कहता है। समझ गए? यानी दोनों का लब्बो-लुबाब यह है कि संप्रभुता अविखंडनीय है, अविभाज्य है, ठीक है। कम ज्यादा ऊपर नीचे इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रभुसत्ता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है, सोवरेनिटी नागरिकों और शासितों के मध्य, शासितों के ऊपर, प्रभुसत्ता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है, जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है। किसने कहा? हॉब्स, ऑस्टिन, बोंदा और लॉक, ठीक है। ये किसने कहा था? हॉब्स ने, ऑस्टिन ने, बोंदा ने और लॉक ने प्रभुसत्ता को किस प्रकार की शक्ति माना था? बोलिए भाई। कानूनी बंधन से मुक्त किसने किया था? बोंदा ने किया था। आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्या कहता है बोंदा? दरअसल बोंदा जो है, अब मैंने बताया था अभी आपको इससे पहले स्टार्टिंग में ही कि बोंदा ही क्या है? प्रभुसत्ता का जनक है। प्रभुसत्ता का जनक माना जाता है किसको? बोंदा को। और अपनी इंपॉर्टेंट बुक्स में उसने ऐसा कहा भी है, ठीक है। और उसकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक थी उसका नाम आप लोग जानते हैं, 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक। 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक, ठीक है। 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक। इस बुक में क्या लिखता है कि प्रभुसत्ता नागरिकों और शासितों के बीच या शासितों के ऊपर, प्रभुसत्ता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता, ठीक है। अब लेकिन प्रभुसत्ता के बारे में अन्य लोगों ने भी अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, ठीक है ना। क्या किया है? अगर हम ग्रोसियस को ध्यान से पढ़ें, ग्रोसियस साहब क्या कहते हैं? ग्रोसियस ये कहता है कि प्रभुसत्ता उस व्यक्ति की सर्वोच्च शक्ति है जिसके कार्य किसी अन्य के अधीन नहीं होते और जिसकी इच्छा कोई टाल नहीं सकता। लेकिन वहीं पर एक थिंकर और भी है, एक जो है राजनीतिक दार्शनिक और है, उसका नाम है बर्गेस, ठीक है। बर्गेस का नाम आपने कम सुना होगा। बर्गेस क्या कहता है प्रभुसत्ता की परिभाषा के बारे में? बर्गेस कहता है कि प्रभुसत्ता जनता तथा जनता के सभी संगठनों के ऊपर मौलिक, निरंकुश और असीमित शक्ति है, ठीक है। मौलिक, निरंकुश और असीमित शक्ति है। कौन? प्रभुसत्ता। लेकिन एक और स्टेटमेंट है, एक और परिभाषा है प्रभुसत्ता के बारे में जेलिनेक की। जेलिनेक क्या कहता है? जेलिनेक कहता है कि प्रभुसत्ता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा किसी दूसरी इच्छा या बाहरी आदेशों से बाध्य नहीं है। लेकिन एक और परिभाषा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी गई, ब्लैक स्टोन, ठीक है। ब्लैक स्टोन की परिभाषा कई बार पूछी गई है। ब्लैक स्टोन क्या कहता है? कहता है कि प्रभुसत्ता वह अनिवार्य, सर्वोच्च और अनियंत्रित शक्ति है जिसमें सर्वोच्च कानूनी शक्ति निवास करती है, जिसमें सर्वोच्च कानूनी शक्ति निवास करती है। वहीं पर एक और नाम आता है विलोबी। विलोबी
जो राजनीति शास्त्र में भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है जितना कि लोक प्रशासन में। ठीक है, विलोबी क्या कहता है संप्रभुता के बारे में? विलोबी कहता है प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। प्रभुसत्ता क्या है? राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। यानी वो कहता है कि संप्रभुता एक ऐसी शक्ति है जो राज्य को अन्य समुदायों से अलग करती है, इसीलिए संप्रभुता को राज्य का प्राण तत्व माना जाता है। ये मैंने कई डिफिनेशन आपको बताई, जिससे आपको थोड़ा सा आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। आप रिपीट करके सुनिएगा, ये आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है अलग अलग थिंकर्स को दे करके पूछी जाती है। ठीक है, अभी इसी के कुछ क्वेश्चन हम और लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो थैंक यू।